राधा स्टडी बिट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पाठ योजना बनाने से पूर्व हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पाठ योजना बनाने से पूर्व प्रशिक्षु शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा 6, विषय सामाजिक विषय, उप विषय में इतिहास और प्रकरण गुप्त काल डाला जाएगा। इस साइड में दिनांक, चक्र और समय अवधि लिखी जाएगी। सामान्य उद्देश्य बच्चों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। थर्ड पॉइंट बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना, जिससे बच्चे ऐतिहासिक प्रमाणों व साक्ष्यों की जांच कर सकें। बच्चों में वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना। बच्चों को गुप्त काल के बारे में विस्तृत जानकारी देना। विशिष्ट उद्देश्य बच्चों को गुप्त काल की उत्पत्ति व उसकी वंशावली के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना। शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि व समूह चर्चा के माध्यम से विषय वस्तु को स्पष्ट बताना। सहायक सामग्री, पाठ्य पुस्तक, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट व पाठ से संबंधित चित्र का प्रदर्शन करना। पूर्व ज्ञान, बच्चे कुषाण वंश के बारे में जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना, क्रम संख्या और अध्यापक क्रिया इस और वह छात्र क्रिया का बनाया जाएगा, जिसमें प्रस्तावना में 4 से लेकर 6 प्रश्न बनाए जा सकते हैं। पहला प्रश्न होगा कुषाण काल का प्रसिद्ध शासक कौन था? बच्चे उत्तर देंगे कनिष्क प्रथम। दूसरा प्रश्न बनेगा शक संवत कौन से सन में चलाया गया? बच्चों की तरफ से प्रतिक्रिया होगी 78 ईस्वी। तीसरा प्रश्न बनेगा चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किस काल में किया गया? कुषाणों के काल में। चौथा क्वेश्चन होगा कुषाणों के द्वारा कौन सा धर्म अपनाया गया? बच्चों का जवाब मिलेगा बौद्ध धर्म। कुषाणकालीन सिक्के किस धातु के थे? बच्चे जवाब देंगे सोने के। छठा प्रश्न होगा कुषाण काल के पश्चात कौन से वंश का उदय हुआ? बच्चे चुप हो जाएंगे और यही समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम लोग गुप्त काल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, अध्यापिका कथन, छात्र कथन व श्यामपट्ट कार्य का। शिक्षण बिंदु में पहले होगा गुप्त वंश का उदय। प्रश्न बनेगा गुप्त वंश के विषय में जानकारी दो। तो बच्चे चुप हो जाएंगे और श्यामपट्ट कार्य पर लिखा जाएगा गुप्त वंश। स्पष्टीकरण में कुषाणों के पश्चात एक नए वंश का उदय हुआ, राजवंश गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य भारत में लगभग 319 से 320 ईस्वी में स्थापित हुआ। गुप्त वंशावली में प्रथम शासक के रूप में श्रीगुप्त तथा द्वितीय शासक के रूप में घटोत्कच का नाम मिलता है। ये दोनों ही प्रभावहीन शासक थे। इस वंश का शक्तिशाली शासक जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत को चलाया था। इसकी रानी का नाम कुमार देवी था, जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। इस वैवाहिक संबंध से गुप्त सत्ता के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गुप्त वंश जो था वो 319 से 320 ईस्वी तक रहा। अगला बनेगा पॉइंट शिक्षण बिंदु में होगा समुद्रगुप्त। प्रश्न बनेगा चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन शासक बना? दूसरा प्रश्न बनेगा चंद्रगुप्त के विषय से आप क्या समझते हो? इस समय बच्चे मौन हो जाएंगे और स्पष्टीकरण में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना।
समुद्रगुप्त महान विजेता था। पश्चिमी इतिहासकारों का कथन है कि समुद्रगुप्त की तुलना जो है नेपोलियन से की जा सकती है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित कर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को जीतने के बाद उनसे उपहार प्राप्त कर उन्हें कर मुक्त कर दिया। विजय प्राप्त करने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। श्याम पटकार में होगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन ने की थी। अगला टॉपिक बनेगा शिक्षण बिंदु में चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न बनेगा समुद्रगुप्त के बाद राज्य गद्दी पर कौन बैठा। बच्चे उत्तर देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। स्पष्टीकरण, चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों से मालवा तथा गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया। शक विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्कों को चलाया तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगला शिक्षण बिंदु होगा कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त। प्रश्न बनेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन शासक बना। स्पष्टीकरण, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठे। स्कंदगुप्त के शासन काल में गुप्त साम्राज्य पर हूणों ने आक्रमण कर दिया। हूण मध्य एशिया के क्रूर एवं बर्बर जाति के लोग थे। इसमें श्याम पटकार में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो था वह स्कंदगुप्त ने कराया था। अगला बिंदु बनेगा शिक्षण बिंदु प्रशासन। प्रश्न बनेगा गुप्त काल का शासन प्रबंध के विषय में लिखो। स्पष्टीकरण में गुप्त काल में सम्राट शासन का केंद्र होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी जिसके सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य भुक्ति प्रांत में विभाजित था। प्रांत के प्रमुख को उपरिक कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। गुप्त काल में राज्य के अधिकारियों को नकद वेतन के स्थान पर भूमि दी जाती थी। श्याम पटकार में होगा कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। धर्म, प्रश्न बनेगा गुप्त काल के शासकों का क्या धर्म था। गुप्त काल के शासक जो थे वैष्णव धर्मानुयायी थे। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। श्याम पटकार में वैष्णव धर्म को लिखा जाएगा। अगला पॉइंट बनेगा गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियाँ। प्रश्न बनेगा गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियाँ बताइए। स्पष्टीकरण में गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं। संगीत, गुप्त सम्राट संगीत प्रेमी थे। कुछ सिक्कों पर वीणा बजाते हुए सम्राट समुद्रगुप्त का चित्र अंकित है। संगीत का जो चित्र है वो चार्ट के द्वारा बच्चों को दिखाया जा सकता है, जिसमें समुद्रगुप्त जो है वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। कला, स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला इस युग की महान देन है। भूमरा नामक स्थान पर शिव मंदिर का चबूतरा और शिवलिंग मिलते हैं। गुप्तकालीन मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। मूर्तियाँ हिंदू, वैष्णव, शैव, बौद्ध धर्म, जैन आदि सभी धर्मों से संबंधित हैं। मूर्तियों का निर्माण सफ़ेद बलुआ पत्थरों से हुआ है। औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र के पास अजंता की गुफाएं हैं। गुफा की दीवारों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रांकन, जिन्हें भित्ति चित्र कहते हैं, किया गया है। बच्चों को हम लोग देवगढ़ का दशावतार मंदिर का चित्र दिखा सकते हैं, और जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास अजंता की गुफाएं मिली हैं उससे संबंधित भी बच्चों को चित्र दिखाया जा सकता है, जिससे उन्हें बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं हैं वो भित्ति चित्र जिन्हें कहा जाता है, बच्चों को उससे अच्छा ग्रहण शक्ति मिलेगी और अच्छे से सीख पाएंगे। अगला है साहित्य। गुप्त काल के साहित्य में प्रगति हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे।
इन रत्नों में कालिदास एक थे। कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव। इसी काल में शूद्रक ने मृच्छकटिकम तथा विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध नाटक लिखे। श्यामपट्ट में इस काल में पुराणों की रचना हुई, पंचतंत्र की रचना हुई, रामायण तथा महाभारत को भी अंतिम रूप दिया गया गुप्त काल में ही। अगला है विज्ञान। स्पष्टीकरण में इस काल के प्रसिद्ध विद्वान आर्यभट्ट थे, जिन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है गोल है, वो सूर्य का चक्कर लगाती है। इनके सम्मान में ही भारत में प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वराह मिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने बताया कि कोई शक्ति ऐसी है जो चीज़ों को ज़मीन के साथ चिपकाए रखती है। आज इसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। इसके बाद बच्चों को हम लोग बोध प्रश्न देंगे। बोध प्रश्न 3-4 दिए जा सकते हैं। पहला बोध प्रश्न बनेगा, गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया? दूसरा प्रश्न बनेगा, गुप्त संवत का तिथि क्या थी? तीसरा प्रश्न बनेगा, गुप्त काल के शासकों का धर्म क्या था? चौथा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पांचवा बनेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने नवरत्न थे या कितने रत्न थे? पांचवा प्रश्न बनेगा, मूल्यांकन प्रश्न में गुप्त काल के शासन प्रबंध के बारे में लिखो। गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? निरीक्षण का जब छात्र श्यामपट्ट से कार्य उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे तब अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। गृहकार फायान कौन था? उसने भारत के विषय में क्या लिखा था है?